नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, वैज्ञानिकों ने मार्च में ही दे दी थी चेतावनी, मगर मोदी करते रहे रैलियां। 2 मई को होगी यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना, सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी। महामारी से और बिगड़े हालात, अमेरिकी विशेषज्ञ ने दिया लॉकडाउन का सुझाव। एमपी में बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री से कहा, बंद कीजिए मीटिंगों का तमाशा। कर्नाटक के स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का कमाल, बीजेपी तीसरे नंबर पर। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। क्या मोदी सरकार ने कोरोना पर बने वैज्ञानिकों के समूह की सिफारिश को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी भारी कीमत अब देश को चुकानी पड़ रही है? क्या सरकार को मार्च महीने में ही चेता दिया गया था कि भारत में एक खास किस्म का कोरोना वायरस दिखाई दे रहा है जो पहले से अधिक घातक और जानलेवा साबित होगा, और सरकार को फौरन ही इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सरकार को सलाह देने वाले वैज्ञानिकों ने मार्च में चेतावनी दे दी थी कि नए किस्म का वायरस बहुत ही खतरनाक साबित होगा। रॉयटर्स का दावा है कि उसने इस समूह के 5 वैज्ञानिकों से बात करके ये रिपोर्ट तैयार की है, और उसके मुताबिक सरकार ने वैज्ञानिकों की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। चुनावी रैलियां की गईं, कुंभ पर कोई रोक नहीं लगी और कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन नहीं कराया गया। रॉयटर्स के मुताबिक सरकार को ये चेतावनी इंडियन सार्स कोविड-2 जेनेटिक्स कंसोर्टियम ने दी थी। ये चेतावनी देश के कैबिनेट सचिव को दे दी गई थी। कैबिनेट सचिव प्रधानमंत्री को सीधे रिपोर्ट करता है। रॉयटर्स का कहना है कि वो इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता है कि प्रधानमंत्री तक कैबिनेट सचिव की जानकारी पहुंची या नहीं पहुंची। तो इसके 2-3 खास पहलू हैं। पहली बात तो ये दिसंबर में ये समूह बनाया गया था, ये अध्ययन करने के लिए, ये नजर रखने के लिए कि किस तरह से कोरोना वायरस अपना रूप बदल रहा है, उसके नए वेरिएंट, नए म्यूटेंट आ रहे हैं और वो कितने घातक हो सकते हैं। तो इसी वैज्ञानिक के समूह ने ये एक सिफारिशें केंद्र सरकार को दी थी, और जाहिर है कि वैज्ञानिकों का समूह जो है कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है उसी को देता है, और कैबिनेट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रधानमंत्री को इससे अवगत कराए, और उन्हीं को नहीं, कैबिनेट के जितने भी और मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनको भी इसकी जानकारी दे। लेकिन जो सामने आ रहा है उससे या तो ये कैबिनेट सचिव ने अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से नहीं निभाई, और अगर नहीं निभाई, ये सिफारिशें अगर ऊपर नहीं पहुंचाई हैं, तो ये तो बहुत ही भयानक गलती है। इसकी तो बहुत बड़ी सजा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है अमूमन, क्योंकि कैबिनेट सचिव जानता है, ब्यूरोक्रेट अच्छे से जानते हैं कि कौन सी चीज कितनी संवेदनशील है और उसके जीवन पर किस तरह के असर पड़ सकते हैं। तो ये रिपोर्ट निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के पास गई होगी, और प्रधानमंत्री चूंकि चुनाव जीतने में पूरा अपना ध्यान लगा रहे थे, उनका कोरोना पर कोई विशेष ध्यान नहीं था, उसके लिए समय उनके पास नहीं था। वो हर दिन कहीं ना कहीं रैलियां कर रहे थे, तो जाहिर है कि उनका इस पर ध्यान नहीं गया, और उन्होंने इतनी गंभीर चेतावनी को, बल्कि इस कंसोर्टियम ने यह भी कहा था कि लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, उसको भी नजरअंदाज कर दिया गया। तो इस तरह से सरकार से एक बहुत भारी चूक हुई है, और उस चूक की कीमत देशवासियों को चुकानी पड़ रही है अपनी जानें देकर। आप जानते ही हैं कि 1 अप्रैल के बाद किस तरह से ये जो कोरोना का जो वायरस है एकदम से फैलना शुरू किया, और संक्रमण की रफ्तार एकदम से कई गुना बढ़ गई। उसकी एक वजह तो इस वायरस का अपना एक रूप है, लेकिन जिस तरह से देश भर में 5 राज्यों में चुनावी रैलियां की गई, और फिर 91 लाख लोगों ने महीने भर में डुबकी लगाई कुंभ में, हरिद्वार में, तो ये तमाम जो लोग आए थे वो सब कोरोना लेकर गए हैं, और जगह जगह से खबरें मिल रही हैं कि ये जो लौटने वाले लोग हैं उनमें बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हैं। तो पूरे देश में कोरोना फैलाने के लिए ये सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उसने सही फैसले नहीं लिए। ये सरकार और प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिकों की राय को अनदेखा किया और अपनी धुन में, अपनी सत्ता लोलुपता में अपने
काम को आगे बढ़ाते रहे। तो ये देशवासियों को ध्यान में रखना चाहिए कि देशवासियों की जान की कीमत को किस तरह से हल्के में लिया है इस सरकार ने, और गवर्नेंस पर की जो जिम्मेदारी है और सरकार की जो जवाबदेही है उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। पूरे देशवासियों को एक भयानक खतरे में झोंक दिया और हम उस सब की सजा भुगत रहे हैं, क्योंकि देश भर में जो आपाधापी मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, हर दिन जाने जा रही हैं लोगों को बेड, अस्पताल, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ये खतरनाक स्थिति इसीलिए निर्मित हुई है कि ये सिस्टम का फेल्योर नहीं है। अगर सिस्टम का फेलियर है तो सिस्टम चलाने वाले प्रधानमंत्री और ये सरकार है, उनका फेलियर है, गवर्नेंस का फेलियर है। अगली खबर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 के वोटों की गिनती कराने की अनुमति दे दी है। अदालत ने शनिवार को उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की दलीलें सुनने के बाद कहा कि मतगणना केंद्रों पर वरिष्ठ अधिकारी तैनात किए जाएं और उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अदालत ने इसके साथ ही ये भी कहा कि मतगणना के दौरान उसके आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया जाए और विजय जुलूसों को प्रतिबंधित कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की ओर से सहायक सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि प्रशासन ने 829 मतगणना केंद्रों पर पूरा इंतजाम किया है। कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया कि वरिष्ठ अफसरों को पूरा इंतजाम करने, सामाजिक दूरी बरतने और सैनिटाइजेशन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। बता दें कि कोरोना प्रसार के बीच 4 चरणों में संपन्न हुए पंचायत चुनाव प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए जानलेवा साबित हुए हैं। प्राथमिक शिक्षकों के संघ के मुताबिक इस पूरी कवायद में कोरोना से 700 से ज्यादा शिक्षकों की जान चली गई है। इसके बावजूद अब 2 मई को भी मतगणना के लिए बड़ी संख्या में शिक्षकों को ड्यूटी पर लगाया गया है, यानी वो एक बार फिर से जान हथेली पर लेकर ये काम करेंगे। तो ऐसे समय में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराना एक जोखिम भरा काम था। ये पहले से पता था, इन चुनावों को रोका जा सकता था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की। अपनी तरफ से बात बात पर सुप्रीम कोर्ट जाने वाली सरकार इस मुद्दे पर कतई सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, क्योंकि उसे इससे राजनीतिक दोहन करना था। अभी वहाँ 36 जो विधान परिषद की सीटें हैं उनको हथियाना है, और इसके चूंकि ये पंचायत चुनाव के आधार पर उनका चयन होता है तो उसके लिए भी उसकी ये जोड़ तोड़ है। तो पंचायतों पर कब्जा करके और आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी करना ये उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य था, और इसके लिए उसने उत्तर प्रदेश के निवासियों की जान खतरे में डाली, इन शिक्षकों की जान खतरे में डाली, और 700 से ज्यादा शिक्षकों की जानें चली गई हैं। अब रही बात मतगणना की, तो अब चुनाव 4 चरणों में चुनाव हो चुके हैं। मतगणना को टाला जा सकता था, क्योंकि 2-3 हफ्ते मतगणना टल जाती तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन राज्य चुनाव आयोग का कहना है कि उसने पूरी तैयारी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट भी चूंकि देख रहा है तो उम्मीद करनी चाहिए कि शिक्षकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा, और अगर इस पूरी कवायद में शिक्षकों को कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती स्वास्थ्य संबंधी, तो उत्तर प्रदेश का सरकार उसका जिम्मा लेगी और उनको जो भी बेस्ट हेल्थ सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करेगी। अगली खबर लेते हैं। भारत में पिछले एक दिन में 4 लाख से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद भारत विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जहां कोरोना वायरस से संक्रमण के एक दिन में 4 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके अलावा पिछले एक दिन में ही 3,523 लोगों की जानें भी गई हैं। देश में अब कुल मृतकों की संख्या 2,11,000 के पार हो गई है और सक्रिय मामले 32,68,000 से अधिक हो गए हैं। ये बता दें कि ये सरकारी आंकड़े हैं, आप इसमें आसानी से 2 का गुणा कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा संख्या हो सकती है। बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि हमारे यहाँ कम से कम 10 लाख रोजाना केस संक्रमण के हो रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट अब 4 लाख के आसपास हो रहा है। अब बहुत सारे राज्यों से खबरें आ रही कि टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं, तो ये स्थिति है वास्तविक। वहीं देश में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की जानें भी लगातार जा रही हैं। आज दिल्ली के बत्रा अस्पताल में शनिवार दोपहर एक डॉक्टर समेत 8 कोविड-19 के मरीजों की मौत
ऑक्सीजन की कमी के कारण हो गई है। इस सप्ताह में दूसरी बार ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। दिल्ली हाईकोर्ट में राजधानी दिल्ली में गहराते ऑक्सीजन संकट पर चल रही सुनवाई के दौरान अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि ऑक्सीजन रीसप्लाई के लिए टैंकर अस्पताल में दोपहर 1:30 बजे पहुंचे, जिसके कारण अस्पताल के मरीज करीब 80 मिनट तक बिना ऑक्सीजन के ही रहे। भारत की ऐसी बदतर स्थिति को देखकर अमेरिका के महामारी विशेषज्ञ और बाइडेन के सलाहकार डॉक्टर फाउची ने कहा है कि भारत में कुछ हफ्तों के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभा रहा है और उसने बाकायदा अब सरकार को, केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को कह दिया है कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई नॉर्मलाइज नहीं होती है तो इसे कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट माना जाएगा, अदालत की अवमानना माना जाएगा। और ये बहुत सख्त रवैया हाई कोर्ट का माना जाना चाहिए कि उसने इसको ऑक्सीजन की कमी और जानों से जोड़ दिया है और सरकार को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये बड़ा ही दुखदाई है, बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि केंद्र सरकार दिल्ली की अब जिम्मेदार है। उसने सारे कानून, सारे अधिकार झपट लिए हैं, छीन लिए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर उसके अनिल बैजल अब हेड एक तरह से हो गए हैं और इस सब के बावजूद और पिछले करीब 3 हफ्ते से लगातार ऑक्सीजन की बात हो रही है और केंद्र सरकार अभी तक उसकी सप्लाई सुनिश्चित नहीं कर पाई है और आज भी ऑक्सीजन से मौतें हो रही है। ये तो दिल्ली का हाल है, पूरे देश का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। इस सरकार की लापरवाही का आलम क्या है और क्या इंतहा है इसकी कि ये सरकार अभी तक सोई पड़ी रही और अभी भी जागी है, तो ऐसा लगता नहीं है कि उसकी पूरी नींद टूटी है। दूसरी तरफ जो अमेरिका में बाइडेन के, बल्कि वो 7 राष्ट्रपतियों के साथ काम कर चुके हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं और हेल्थ एडवाइज़र हैं, डॉक्टर फाउची ने कहा कि भारत में अब कुछ हफ्तों का लॉकडाउन लगा देना चाहिए, अन्यथा रोक पाना संभव नहीं होगा। पूरी जो अमेरिका में क्राइसिस हुई थी, अभी वहाँ चल भी रही है, उसमें डॉक्टर फाउची ही उसको हेड कर रहे थे। काफ़ी समझदार व्यक्ति माने जाते हैं और उन्होंने ये राय दी है। हालांकि हम आपको बता ही चुके हैं कि भारतीय एक्सपर्ट भी ये राय दे चुके हैं, लेकिन सवाल उठता है कि सरकार के कानों में जूं कब रेंगेगी, कब वो जागेगी, कब वो इस समस्या की गंभीरता को समझेगी और ये इस तरह का स्टेप अब जो लाजमी हो गया है, अब बहुत ज़रूरी हो गया है, वो उठाने के साहस दिखाएगी या अभी भी वो राज्यों के कंधों पर रखकर बंदूक दागना चाहती है, दागना जारी रखेगी। अगली खबर लेते हैं। देश में जहां वैक्सीन की कमी हो रही है तो वहीं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कोरोना वैक्सीन से भरा ट्रक लावारिस हालत में पाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 2,40,000 वैक्सीन पाई गई। 7 घंटे तक ये ट्रक चालू हालत में बिना ड्राइवर के सड़क के किनारे खड़ा रहा। ये वैक्सीन से भरा ट्रक हैदराबाद से हरियाणा के करनाल जा रहा था। पुलिस ने बताया, हमने मौके पर पहुंचकर वहां देखा कि ट्रक में कोई ड्राइवर या कंडक्टर नहीं था। पुलिस ने नरसिंहपुर से इस ट्रक को रवाना कर दिया है। ये लापरवाही ऐसे समय में हो रही जब देश में वैक्सीन की भारी किल्लत की खबरें आ रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के कारण बनी बदहाल परिस्थितियों को लेकर मैहर से बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को पत्र लिखकर तीखा हमला किया है। उन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि कोरोना से विंध्य के बुरे हाल तो है ही, लेकिन यही हाल पूरे मध्य प्रदेश का है। प्रदेश में न बेड हैं, न वेंटिलेटर हैं, न ऑक्सीजन के बिना मरीज जो हैं दम तोड़ रहे हैं। जरूरी दवाओं का भी इंतजाम नहीं है, जांच भी नहीं हो पा रही है और टीवी चैनलों पर जारी बयानों में सब व्यवस्था ठीक है, सब नियंत्रण में है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा है कि प्रदेश को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, वर्चुअल मीटिंग के तमाशे से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो सीधा सीधा एक विधायक की इसको पीड़ा भी समझिए, आप गुस्सा भी समझिए। सत्तारूढ़ दल का विधायक है, अपनी ही सरकार पर, अपने ही मुख्यमंत्री पर के खिलाफ ये लिख रहा है, तो जरूर कोई इतनी गंभीर परिस्थिति मध्य प्रदेश में बनी हुई है, इसको समझना बहुत जरूरी है। शिवराज सिंह चौहान विंडो ड्रेसिंग में लगे हैं, लोगों को
झूठे आंकड़े परोसने में लगे हुए हैं, झूठी तस्वीर दिखाने में लगे हुए हैं और लगातार उनकी सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है और इंतजामात नहीं कर रही है। इंतजामों की जो ज़रूरत है वो उसमें बहुत ढिलाई दिख रही है। हम पहले भी जानते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कितनी ढिलाई बरती गई। शहडोल में, भोपाल में और कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी से जाने जा चुकी हैं। आंकड़ों में हेराफेरी इस पैमाने पर हुई है कि कम से कम कहना चाहिए 100 मौतें हो रही तो वो 10 मौतें दिखा रही थी। तो ये आलम है इस सरकार का, शिवराज सिंह चौहान की सरकार का, कि अब विपक्षी दल तो छोड़ दीजिए, उनकी ही पार्टी के सदस्यों का गुस्सा फूटने लगा है और सार्वजनिक रूप से फूट रहा है। वो गोपनीय चिट्ठी नहीं लिखी गई, वो चिट्ठी लिखी गई और उसको सार्वजनिक भी किया गया, मीडिया को भी दिया गया, ताकि लोगों को, दुनिया को पता चले कि शिवराज सिंह चौहान किस तरह की झूठ बोल रहे हैं और सच्चाई आखिरकार है क्या। अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। कर्नाटक के स्थानीय निकाय के चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। 10 स्थानीय निकाय के लिए चुनाव हुए थे, उनमें से 7 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है और सिर्फ 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिली है। यही नहीं, एक नगर उस पर जीत मिली है। यही नहीं, वो जेडीएस के बाद तीसरे नंबर पर फिसल गई है। कांग्रेस की इस जीत पर DK शिवकुमार ने ट्वीट किया है, 10 शहरी निकायों में हुए चुनाव में 7 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है, बीजेपी सिर्फ 1 पर जीती है। कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताने और बीजेपी को उसके कुशासन पर सजा देने के लिए मैं कर्नाटक के लोगों का धन्यवाद देता हूं। कुल मिलाकर कांग्रेस ने 119 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 56 और उससे आगे निकल गया है जेडीएस, जिसने 67 सीटों पर जीत हासिल की है। तो कर्नाटक के ये इलेक्शन बताते हैं कि कर्नाटक में जो छीना झपटी की थी, एक षड्यंत्र रचकर बीजेपी ने ऑपरेशन कमल के नाम पर विधायकों को तोड़कर, दल बदल करवाकर उसको जनता किस तरह से देख रही है। जनता देख रही है कि ये जो सत्ता है ये अवैध सत्ता है, अवैध सरकार है। ये वोटों से चुनकर नहीं आई है, बल्कि विधायकों की खरीद फरोख्त से, तोड़फोड़ से बनी सरकार है। और इसीलिए इसका, चूंकि ये सरकार भी डामाडोल सरकार है, सरकार में बहुत सारे मतभेद हैं, सरकार ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है, इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं और उससे निश्चित रूप से निचले स्तर पर भी असंतोष बढ़ रहा है और इसका खामियाजा पार्टी को, सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये सरकार ही कितने दिन चलेगी, अभी इसको लेकर भी बार बार प्रश्न उठते रहते हैं, क्योंकि जो विधायक टूट के आए थे वो भी असंतुष्ट हैं, कभी भी वो फिर पाला बदल सकते हैं। और बीजेपी के अपने अंदर के विधायक भी असंतुष्ट हैं, क्योंकि बाहर से आए विधायकों को मंत्री पद वगैरह दिए गए हैं और वो सूखे के सूखे रह गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बीजेपी की हालत को बयान करते हैं कर्नाटक में, और ये चुनाव जो हैं उनका एक रिफ्लेक्शन है, उनका एक प्रतिबिंब है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा, माफ़ कीजिएगा, सोमवार को मैं फिर हाजिर होऊंगा, सोमवार की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।